हम दोनों हॉस्टल पहुंच गए थे। मैं गम और गुस्से में डूबा हुआ था। कमरे में आकर हरबंस ने पूछा, चाय बनाऊं तुम्हारे लिए भाई जी? मैंने अजीब निगाहों से उसे देखकर कहा, मुझे अफसोस है हरबंस, तुम्हें मेरी वजह से परेशान होना पड़ा। वो बोला, नहीं भाई जी, ऐसी बात करके मुझे गैर साबित करने की कोशिश मत करो। मेरे सामने तो तारीख जिंदा हुई है। मैंने तो सिर्फ पढ़ा ही था कि मुसलमान किसी से मरूब नहीं होता, वो दुनिया में किसी के सामने हक की बात कहने से नहीं चूकता। आज मैंने तारीख को अपनी आंखों से जिंदा होते देखा है। इस्लामी तारीख मैंने भी पढ़ी है। वो ससुरा अगर चूहेदान में घुसकर इस्लामी तारीख को मस्ख करने की कोशिश कर रहा था तो उसे कामयाबी थोड़ी हुई। एक मुसलमान ने उसे बता दिया कि इस्लाम क्या है। तुम्हारी ये जुर्रत तो काबिल सताइश है। मैंने कहा, शुक्रिया हरबंस, लेकिन हमें इसके नताइज भुगतने होंगे। हरबंस हंस पड़ा, नताइज भी कोई परवाह करने की चीज होते हैं, जो होगा देखा जाएगा। मैंने कहा, इसके बावजूद हरबंस, मैं नहीं चाहता था कि तुम किसी मुसीबत का शिकार बनो। मेरी ख्वाहिश है कि हरबंस ने कहा, बस इस वक्त तुम्हारी ख्वाहिश एक कप चाय से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और वो भाई जी मैं अभी लाता हूँ। वो किचन की तरफ चला गया। ये सिख नौजवान काबिल मोहब्बत था। उसने मेरा हर तरह साथ दिया था, लेकिन मेरा जहन साफ नहीं था। आज न जाने क्यों मेरे जहन में अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे थे। हरबंस चाय बना लाया और हम दोनों खामोशी से चाय पीने लगे। हमारा अंदाजा दुरुस्त निकला। दूसरे दिन के अखबारात में एब्रन हॉल के जलसे की तफसीलात मौजूद थीं, जिसमें अबतरी फैलाने की मजमूम साजिश के बारे में लिखा गया था। चंद यहूदी नवाज अखबारात ने हुकूमत से पुरजोर अपील की थी कि ऐसे साजिशी अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए जो लाकानूनियत फैलाने के मुर्तकिब हों। बर्कली यूनिवर्सिटी की तवज्जो भी उस जानिब मबसूल करवाई गई थी कि इस तालिब इल्म अली यार को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाए। जाती तौर पर भी कुछ कोशिशें की गई होंगी, जिनके नतीजे में मुझे यूनिवर्सिटी के हुक्काम के सामने पेश होने का नोटिस मिल गया। मैं अजीब सी जहनी कशमकश का शिकार हो गया था। जो कुछ मैंने एब्रन हॉल में कहा था उस पर मुझे जर्रा भर शर्मिंदगी नहीं थी, लेकिन इससे मेरी तालीमी जिंदगी मुतासिर होने का खतरा था। यूनिवर्सिटी के हुक्काम के सामने पेश होने से कबल मैंने कुछ सोचा, फिर दिल में एक फैसला करने के बाद मुतमईन हो गया। फिर उसी शाम मुझे 12 अफराद के एक बोर्ड के सामने पेश होना पड़ा। तवीलो अरीज दफ्तर में एक स्याह रंग की लंबी मेज के पीछे 12 अफराद बैठे हुए थे। इस्लाम के बहादुर जर्नैल हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की दास्तान सुनने के लिए आप हमारे चैनल सिरात को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपकी दुआएं साथ रहीं तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। और हमारी हौसला अफजाई के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। मुझे नर्म लहजे में बैठने की पेशकश की गई और मैं बैठ गया। तब मुझसे एब्रन हॉल की कार्रवाई के बारे में पूछा गया। मैंने जवाब दिया, मुझे वहां आने की दावत दी गई थी। पूछा गया, ये दावत किसने दी थी? मैंने कहा, मिस्टर आइजक जोहान ने। हालांकि मैंने उनसे शिरकत के लिए माजरत की थी। उन्होंने इसरार करके मुझे वहां बुलाया और मुझे उस इज्तिमा के अगराज व मकासद भी मालूम नहीं थे। पूछा गया, आइजक जोहान से आपकी मुलाकात किस तरह हुई? मैंने कहा, उनकी बेटी मोरा जोहान हमारी दोस्त है। कहा गया, बराह करम आइजक जोहान का पता नोट करवाएं। मैंने ये पता नोट करवा दिया। कहा गया, आपने उस जलसे में गड़बड़ करने की कोशिश क्यों की? मैंने कहा, मैंने ऐसी कोई कोशिश नहीं की। मैं मुसलमान हूँ, पाकिस्तानी हूँ। उन्होंने तारीख इस्लाम पर मजमूम और रकीक हमले किए और उसके बारे में ऐसी लग़्व और बेरब्त बातें की कि मुझसे बर्दाश्त न हो सका। इसके अलावा उन्होंने खुद तकरीर की आम इजाजत दी थी। कहा गया, क्या आपको अपना तालीमी मुस्तकबिल अजीज है? मैंने जवाब दिया, मुझे अपना दीन अपने मुस्तकबिल से ज्यादा अजीज है। कहा गया, कि आप अपनी इस हरकत पर माफी मांगने के लिए तैयार हैं? मैंने गैज के आलम में कहा, मैं हर उस शख्स का मुंह तोड़ने के लिए तैयार हूँ जो मेरी इस मुजाहिदाना कार्रवाई पर सरजनिश करे। इन अल्फाज के बाद मजीद किसी सवाल जवाब की गुंजाइश नहीं रही। मुझे जाने की इजाजत दे दी गई। बोर्ड के अरकान में सभी यहूदी नहीं थे। प्रेस ने इस सिलसिले में काफी दिलचस्पी ली थी। दूसरे दिन के अखबारात में बोर्ड के अरकान का बयान छपा था। उनमें से चंद अरकान ने इसे वक्ती मजहबी जोश करार दे दिया था। एक रुकन ने बुजुर्गाना जज्बात का इजहार करते हुए कहा था कि जवान खून में ऐसी ही हिद्दत होती है। जवानी इसी का नाम है और जवानी को सजा देने का कोई कानून नहीं बन सका है, इसलिए इस नौजवान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। 3 अरकान का बयान मुश्तरका था। उन्होंने खास तौर से इस बात को उछाला था कि जब मुझसे माफी मांगने के लिए कहा गया तो मैंने बोर्ड के अरकान को जवाब दिया कि मैं इस मुजाहिदाना फर्ज की माफी का मुतालबा करने वाले का मुंह भी तोड़ सकता हूँ। उन लोगों ने कहा कि तालिब इल्म हुसूल इल्म के लिए यहाँ आते हैं, नजरियात के प्रचार के लिए नहीं। उन्हें खुद पर काबू रखना चाहिए। तीसरे दिन के एक अखबार में मेरे बारे में इदारिया लिखा गया था।
जिसमें इस वाक़े की तफसीलात लिखते हुए कहा गया कि ये कार्रवाई यूनिवर्सिटी के किसी जलसे में नहीं की गई। इससे नौजवान अली यार पर कानून शिकन नजरियात के प्रचार का इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। बहरहाल उसके बाद मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन इस वाक़े से मेरी जिंदगी में एक इनकलाब आ गया था। मेरे जहन में हर वक्त यही एहसासात कुलबुलाते रहते थे कि यहूदी मुसलमानों के खिलाफ सरगर्म अमल है और इस इस्लाम दुश्मन कार्रवाई के खिलाफ जिद्दोजहद करना हर मुसलमान नौजवान का फर्ज है। हम लोग जहाँ भी हैं, जिस हाल में भी हैं, हमें कुछ करना चाहिए, करते रहना चाहिए। दुश्मन इस्लाम सरगर्म अमल हैं और हम खामोशी से बैठे सुख की बंसी बजा रहे हैं। मेरा सिख दोस्त इन सारी बातों से बेनियाज सिर्फ मेरा साथी था। उसने साफ लहजे में कहा था, देखो भाई जी, मैं सिख हूँ और जब तक मेरे डैडी रहेंगे कट्टर किस्म का सिख रहूंगा। चुनाचे तुम्हारे मजहबी नजरियात के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। बाकी रही तुम्हारी दोस्ती की बात, तो यार जब तक हरबंस सिंह जिंदा है और तुम्हारे पास है, किसी दूसरे की मजाल नहीं कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सके। मैंने मुतासिर होकर कहा, मुझे तेरी दोस्ती पर नाज है हरबंस। वो बोला, एक इत्तला भी देना चाहता हूँ। मैंने कहा, जरूर कहो। वो बोला, ये बात अच्छी है कि ना तो अखबारात ने और ना किसी ने जाती तौर पर इस मामले में मेरा नाम लिया, इसलिए कि लोग ये नहीं जानते कि मैं भी उस वक्त तुम्हारे साथ शरीक था। लोगों को ये भी मालूम है कि मैं तुम्हारा हम मजहब नहीं हूँ, इसलिए मेरी मौजूदगी पर तवज्जो नहीं दी गई। मैंने पूछा, कहाँ की बात कर रहे हो? वो बोला, बिग हाउस की। बिग हाउस के एक कैबिन में चंद अफराद बैठे हुए थे। सामने ही के खुले कैबिन में मैं भी था। बाकी कैंटीन खाली पड़ी हुई थी। वो लोग तुम्हारे बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। उनमें से चंद का ख्याल था कि यूनिवर्सिटी में तुम्हारे खिलाफ तहरीक चलाई जाए और तुम्हें हर कीमत पर यूनिवर्सिटी से निकलवा दिया जाए। लेकिन फिर उनमें से एक ने कहा कि इस बाकायदा तहरीक से उनकी अपनी तालीम मुतासिर होगी और वो निगाहों में भी आ जाएंगे, इसलिए कोई दूसरी तरकीब सोची जाए। ये अल्फाज अदा करने वाला एक नौजवान माइकल था, जो नस्लन यहूदी है और अमरीकी बाशिंदा है। उसके साथ गोल्ड जोमन है, वो भी यहूदी है और एक खतरनाक गुंडा कहलाता है। उनके दरमियान कोई फैसला नहीं हो सका था, लेकिन इस गुफ्तगू से अंदाजा हो जाता है कि उन लोगों के दिल में तुम्हारे खिलाफ कीना है और ये कीना परवर कौम किसी को माफ नहीं करती। इसलिए भाई जी, हमें सख्त होशियार रहना होगा। हरबंसी ने लफ्ज हमें कहकर मुझे बहुत मुतासिर किया। वो खुद को मुझसे अलग नहीं रखना चाहता था। बहरहाल मैंने उसका शाना थपथपाते हुए कहा, देखो हरबंस सिंह, मैं एक अमली आदमी हूँ। मेरा तालीमी रिकॉर्ड तुम्हारे सामने है। इस रिकॉर्ड से सबूत मिलता है कि मैं यहाँ सिर्फ तालीम हासिल करने आया हूँ और कोई सियासी मकसद मेरे सामने नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त, एक जज्बा जरूर मेरे सीने में बेदार हो गया है, वो ये कि मजहब व मिल्लत के दुश्मनों से नफरत करो। मैं नहीं कह सकता कि ये जज्बा कहाँ तक परवान चढ़ेगा, लेकिन मेरी आरजू है कि इस जज्बे को हवा मिले और मुझे दीन पर मर मिटने की सादत नसीब हो। मैं उन गिद्धों से जरा भी खौफ नहीं हूँ, इसलिए तुम इनकी बकवास की परवाह न करो। तुम भी पंजाबी हो हरबंस, मैं भी पंजाबी हूँ, इसलिए हमें एक दूसरे से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम बहुत नेक, बहुत शरीफ हैं, जब तक हमें छेड़ा न जाए। मुझे अपनी जिंदगी की, अपने मुस्तकबिल की कोई परवाह नहीं है। मेरे 6 भाई और हैं जो बुढ़ापे में मेरे बाप की निगहदाश्त कर सकते हैं, इसलिए मेरी कमी मेरे बाप और मेरे खानदान पर कोई असर नहीं डालेगी। लेकिन मैं इन लोगों के लिए वाकई मुसीबत बन जाऊंगा। अलबत्ता मेरी एक ख्वाहिश जरूर है। हरबंस बोला, वो क्या भाई जी? मैंने कहा, तुम्हारा अब मेरे साथ रहना मुनासिब नहीं है। मैं चाहता हूँ मेरी वजह से तुम्हारा कोई नुकसान न हो, इसलिए हरबंस, तुम किसी दूसरी जगह बंदोबस्त कर लो या मुझे इजाजत दो कि मैं। हरबंस बोला, बस भाई जी बस, पंजाबी भी कह चुके हो और बुजदिली का सबक भी दे रहे हो। ना सही तुम्हारा हम मजहब, गराई तो हूँ। मैंने कहा, मान लो मेरी बात हरबंस। वो बोला, कोई दूसरी बात कहो भाई जी, ये भी कोई मानने की बात है। हरबंस ने कह लगाकर बात खत्म कर दी। मैंने पूछा, अच्छा ये बताओ मौरा का क्या हाल है? वो बोला, सिख जरूर हूँ भाई जी, मगर थोड़ी सी अकल भी रखता हूँ। मैंने उधर का रुख ही नहीं किया। मैं जानता हूँ अब वो लोग मेरे साथ क्या सलूक करेंगे, उसने कहा, और मुझे उसकी बात पर हंसी आ गई। मैंने कहा, यार मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से। वो बोला, बस बस बस, ये अफसोस भी मत करो। इस सैन फ्रांसिस्को में मौरा जैसी बेशुमार लड़कियां मौजूद हैं जिनकी आंखें कमजोर हैं। कोई ना कोई हरबंस को जरूर देख लेगी। मैं ताक में हूँ, इसलिए तुम इसका अफसोस भी न करो। हरबंस हर लिहाज से काबिल एतमाद था। मैं उसे खुद से अलहदा रहने पर मजबूर न कर सका। फिर कई दिन गुजर गए। मैं अलबत्ता मोहतात हो गया था, यहाँ तक कि दूसरा इतवार आ गया। हरबंस एक दिन कबल ही जोरदार डंड बैठकें लगा चुका था। ये हरकत वो उमूमन उस वक्त करता था जब उसके जहन में दुबला होने का ख्याल सर उभारता था, और ये ख्याल उसी वक्त जागता था जब उसकी मुलाकात किसी लड़की से होती थी। चुनाचे मेरे सवाल के जवाब में उसने कहा, भाई जी, रब की देन है,
एक दर बंद होता है तो 70 खुलते हैं। फ्लोरीन किसी तरह मौरा से कम नहीं है और भाई जी नजर की कमजोर लगती है, क्योंकि बड़े खुलूस से उसने इजहार इश्क कर दिया है। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, कल मिलना होगा उससे? बोला, जी हाँ भाई जी, इसीलिए तो मेहनत कर रहा हूँ, चलोगे भाई जी मेरे साथ? मैंने कहा, ओ नहीं हरबंस, पिछले इतवार को भूल गए। वो बोला, गोली मारो जी, गलत जा फंसे थे। वाहे गुरु की कसम, चलो, एक मोरा क्या 1000 मोराएं और फ्लोरीन तुम पर कुर्बान कर दूं। मैंने जवाब दिया, नहीं हरबंस, तुम चले जाना, कल मैं आराम करूंगा। और ये हकीकत थी। इतवार के बाद से मेरी तबीयत पर एक इज़्मेहलाल तारी हो गया था। अंदर से मेरा दिल कुछ चाह रहा था, न जाने कैसा जज्बा सीने में सर उभारने लगा था। पहले भी कह चुका हूँ, मैं खास मजहबी आदमी नहीं हूँ और मजहब से सिर्फ उस हद तक लगाव रहा है कि अल्लाह रसूल को याद कर लूं। मजहब के अरकान की अदायगी कभी नहीं हो सकी थी, लेकिन इतवार को उस कमीना खसलत इंसान की लाफ व गुजाफ ने दिल में एक जज्बा जगा दिया। बैतुल मुकद्दस की हुर्मत का एहसास शदीद हो रहा था और ये सोच बार बार मेरे जहन में चुभ रही थी कि इस्लाम के नाम पर पैदा होने वाले दीन के लिए क्या कर रहे हैं। वो यहूदियों को कुचलने के लिए सफ बस्ता क्यों नहीं हो जाते? बात सिर्फ फलस्तीन ही की तो नहीं है। उस मुकद्दस जगह का एहतराम तो हर मुसलमान के सीने में मौजूद है। कलेजे क्यों नहीं फट जाते? जज्बात क्यों नहीं मचल जाते? हम खामोश क्यों रहें? चुनाचे उस इतवार को किसी तफरीह का प्रोग्राम नहीं बनाया और मैं हॉस्टल में ही रहा। हरबंस बन संवर कर निकल गया था। चलते हुए भी उसने मुझसे साथ चलने के लिए इसरार किया था, लेकिन मैंने उससे माजरत कर ली और वो चला गया। दिन के तकरीबन 11:45 बजे थे जब किसी ने मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुला हुआ था। मैंने भारी आवाज में दस्तक देने वाले से अंदर आने के लिए कहा, लेकिन फिर मुझे संभल जाना पड़ा। एक खूबसूरत सी लड़की सादा से लिबास में अंदर दाखिल हो रही थी। उसके अंदाज में अजनबियत थी। उसने किसी कदर उलझे हुए अंदाज में कहा, माफ कीजिए, मैं अली जार खान से मिलना चाहती हूँ। मैंने पुरअखलाक लहजे में कहा, तशरीफ रखिए, मैं अली जार हूँ। उसके अंदाज में कुछ ऐसी कैफियत पैदा हो गई जैसे किसी पसंदीदा इंसान से तारुफ के वक्त हो जाती है। वो किसी कदर बेतकल्लुफी से आगे बढ़ी और एक कुर्सी पर बैठ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो आप अली जार खान हैं? मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, जी, आप भी अपना तारुफ करवा दें। इस बार वो उर्दू में बोली, मेरा नाम शहनाज है, पाकिस्तान से ताल्लुक रखती हूँ। गो वो अल्फाज के सही तलफ्फुज से नावाकिफ थी, लेकिन अल्फाज बड़े सलीके से अदा किए थे। मैंने कहा, ओ, ये सुनकर बड़ी मुसरत हुई। मैं आपकी आमद के लिए शुक्रगुजार हूँ। आप यहाँ कब से हैं? वो बोली, मैं तो पैदा ही अमेरिका में हुई हूँ। मेरे वालिद राजा हसन नवाज पंजाब से ताल्लुक रखते हैं और हमारा क़याम सेक्रेमेंटो में है। वालिद साहब कैलिफोर्निया में कारोबार करते हैं। मैंने पूछा, और आप? वो बोली, मैं यहीं ज़ेरे तालीम हूँ, स्कूल ऑफ मेडिसिन में। मैंने कहा, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर मिस शहनाज नवाज। मेरे बारे में आपको कैसे मालूम हुआ? वो बोली, क्यों कसर नफसी से काम ले रहे हैं मिस्टर अली? आप तो अचानक लातादाद पाकिस्तानियों के लिए बाइस फख्र बन गए हैं। न सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए बल्कि अरब तलबा भी आपसे मोहब्बत करने लगे हैं। मेरा ख्याल है अरब तालिबात का एक ग्रुप आपको दावत देने के बारे में सोच रहा है। मेरी एक अरब दोस्त आयशा तो मुझसे इसरार कर रही थी कि अगर मैं आपसे मुलाकात करने जाऊं तो उसे जरूर साथ ले जाऊं, लेकिन मैंने एहतियातन ऐसा नहीं किया। मैंने सवालिया अंदाज में उसे देखा, एहतियात? वो बोली, हाँ, अमेरिका में यहूदियों को एक खास मकाम हासिल है। आला हुकाम उनको खुश रखने के लिए हर जायज और नाजायज काम करते हैं। हमें तो यही ताज्जुब है कि उन्होंने अभी तक आपके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की। मेरे ख्याल से वो आपके कुर्बो जवार का जायजा ले रहे हैं, आपकी हैसियत का अंदाजा लगा रहे हैं। उसके बाद आपको यकीनन खतरात पेश आ सकते हैं। मैंने सोचा कि मैं आपको होशियार भी कर दूं। क्या आपने अपनी हिफाजत का माकूल इंतजाम कर लिया है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, शायद। वो बोली, नहीं जनाब, अगर आप बेपरवाही से काम ले रहे हैं तो मेरी दरखास्त है कि आइंदा न लें। आप इस कीना परवर कौम के बारे में जरूर जानते होंगे। ये तशवीश सिर्फ मेरी ही नहीं है बल्कि मेरी दूसरी साथियों की भी है। अरब तालिबात को थोड़ी सी इसलिए तशवीश है कि कहीं अमरीकी हुकूमत आपको तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन से मुंसलिक न कर दे। इससे कबल भी नापसंदीदा शख्सियतों के साथ ये सलूक किया जा चुका है। मैंने कहा, आप पैदा अमरीका में हुई हैं मिस शहनाज, लेकिन मुझे एहसास होता है कि आप सच्ची मुसलमान और पाकिस्तानी हैं। जब आपको इन चीजों का एहसास है तो आपको ये भी मालूम होगा कि राह हक में निकल जाने वाले दूसरी चीजों की परवाह नहीं करते। हम मुसलमानों को खुदा ने अपना सहारा दिया है और जिन्हें खुदा का सहारा हासिल हो वो किसी बात से खौफजदा नहीं होते। शहनाज ने कहा, खुदा आपके अज़्म को इस्तिकामत दे। वैसे आपके जहन में और कोई मंसूबा है? मैंने कहा, नहीं मिस शहनाज, मैंने जो कुछ किया वो एक फौरी जज्बा था।
آپ کو شاید علم ہو چکا ہو کہ میں اتفاقیہ طور پر یہ جانے بوجھے بغیر وہاں چلا گیا تھا کہ وہاں کیا ہونے والا ہے۔ میں جانتا ہوں اور دنیا جانتی ہے کہ یہودی اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں، اور بعض مغربی ممالک میں جہاں یہودی دولت مند رہتے ہیں وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو پورے عالم اسلام کے خلاف ہے۔ امریکہ بھی ایسے ممالک میں سے ایک ہے جہاں نہ جانے کتنے ایبرن ہال ہوں گے اور ان جگہوں پر نہ جانے کیا کچھ کیا جاتا ہوگا۔ میں اس کی کھوج میں نہیں نکلا تھا، بلکہ ایک یہودی نے غلط فہمی میں مجھے اس جگہ آنے کی دعوت دے دی تھی۔ پھر جب میرے سامنے میرے دین اور میری تاریخ کا مزے کا اڑایا جانے لگا تو میں خاموش نہیں رہ سکا۔ میں نے کسی منصوبے کے تحت یہ سب کچھ نہیں کیا۔ میں تعلیم حاصل کرنے آیا ہوں اور تعلیم کے حصول کے بعد یہاں سے چلا جاؤں گا۔ میرے ذہن میں کوئی منصوبہ نہیں ہے، لیکن میرے دل میں یہ خواہش ضرور ابھر آئی ہے کہ عالم اسلام اس صہیونی پروپیگنڈے کے جواب میں کوئی مؤثر قدم ضرور اٹھائے اور پاکستان بھی اس میں ضرور حصہ لے۔ وہ بولی، نہایت مبارک خواہش ہے۔ امریکہ میں آپ ایسی کسی تحریک کا آغاز کریں تو براہ کرم شہناز نواز کو نہ بھولیں۔ میں نے کہا، اب میری طرف سے اس ملی جذبے پر آپ بھی میرا عقیدت بھرا سلام قبول کریں مس شہناز۔ اگر تقدیر کی خوش بختی مجھے کسی ایسے فریضے کے لیے منتخب کرے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو اپنے ساتھ ضرور شریک کروں گا۔ شہناز نے میرے ساتھ 3 گھنٹے گزارے اور میں نے اس کی خاطر مدارت کی۔ پھر میں اسے باہر تک چھوڑنے آیا۔ اس نے دوسرے اتوار کو سین فرانسسکو کے ہارورڈ برج کے ریستوران میں ملاقات کا وعدہ کیا اور پھر رخصت ہو گئی۔ شہناز سے ملاقات کر کے ذہن کو بڑی فرحت کا احساس ہو رہا تھا۔ رات کو 9 بجے کے قریب ہربنس واپس آ گیا۔ وہ خوش تھا۔ میں نے اسے شہناز کے بارے میں بتایا تو وہ خوشی سے اچھل پڑا اور معنی خیز انداز میں بولا، میری طرف سے مبارکباد قبول کرو۔ ویسے بھائی جی، امریکہ میں رہ کر تم اتنی ٹھنڈی زندگی گزار رہے ہو۔ میں نے کہا، مورا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ بولا، مورا تو اب قیامت تک ہمارے قریب نہیں آئے گی۔ مسلمانوں کے علاوہ اب سکھوں کے خلاف بھی اس کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی ہوگی۔ میں نے کہا، لعنت بھیجو مورا پر۔ ویسے شہناز کے بارے میں بھی اپنے خیالات کی تصحیح کر لو، وہ میرے لیے قابل احترام ہے اور بس۔ وہ بولا، دیکھو بھائی جی، یہ نہیں مانوں گا۔ تمہیں ان مولوی صاحب کا لطیفہ یاد نہیں ہے جن کے گھر میں مرغی گھسائی تھی پڑوسی کی؟ ان کی بیگم نے مرغی پکا لی، لیکن مولوی صاحب نے حرام قرار دے دیا اور بوٹیاں کھانے سے انکار کر دیا۔ لیکن جب بیگم سالن نکالنے بیٹھی تو ان کے منہ میں پانی بھر آیا اور بولے، جو خود آ رہی ہے اسے آنے دو۔ تو بھائی جی، وہ خود سے آئی ہے تو آنے دو، ہربنس نے کہا اور مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے کہا، نہیں ہربنس، اس کے بارے میں بھول کر بھی ایسی بات نہ کرنا۔ آئندہ اتوار کو وہ مجھے ایک ریستوران میں ملے گی، تم چاہو تو اس سے ملاقات کر سکتے ہو، اس کے بعد تم خود اس کے بارے میں فیصلہ کر لینا۔ اس نے پوچھا، کس وقت ملاقات ہوگی؟ میں نے کہا، دن کو 11 بجے۔ بولا، میں ضرور ملوں گا۔ فلورین آئندہ اتوار کو شام 5 بجے ملے گی، دن میں وہ مصروف ہے اس لیے ملاقات نہیں ہوگی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اور سناؤ ہمارے دشمنوں کا کیا حال ہے؟ ان کے بارے میں کوئی تازہ اطلاع موصول ہوئی؟ وہ بولا، میں نے پورا بندوبست کر لیا ہے ان سسروں کا۔ سردار سکھونت سنگھ اس ہاسٹل میں رہتا ہے جہاں مائیکل اور جوہن رہتے ہیں۔ میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ ان دونوں پر نگاہ رکھے۔ سکھونت خود بھی ان سے خار کھاتا ہے۔ جوہن سے ایک بار اس کا جھگڑا بھی ہو چکا ہے۔ میرے کہنے سے تیار ہو گیا۔ ویسے یہ جوہن سسرا بڑا ہی کمینہ ہے، ساری دنیا کے یہودیوں کی فطرت کا صحیح نمائندہ۔ میں نے کہا، تو تم نے ان کے پیچھے جاسوس لگا دیے ہیں؟ چلو اچھا کیا، ویسے یوں لگتا ہے جیسے معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا ہے، اب تو اخبارات بھی اس بارے میں کچھ نہیں لکھتے۔ وہ بولا، مجھے تم سے اتفاق نہیں ہے بھائی جی، یہودی قوم اتنی کینہ پرور ہے کہ کوئی دوسری قوم نہیں ہوگی۔ تم نے ان کے سینے پر مونگ دلی ہے، ان کے دماغوں میں کھچڑی پک رہی ہوگی۔ میں نے بے پرواہی سے کہا، پکتی ہے تو پکنے دو، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ ہربنسی خاموش ہو گیا۔ بہرحال دوسرے ہفتے میں نے ہربنسی کو شہناز سے ملایا اور ہربنسی بھی اس کی معصومیت سے بہت متاثر ہوا۔ اس کے بعد شہناز سے ملاقاتیں ہوتی رہیں اور اسی طرح کئی ہفتے گزر گئے۔ میری کیفیت بھی اعتدال پر آتی جا رہی تھی اور اب میں اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا تھا۔ میں ایک بار شہناز کے ہاسٹل میں گیا جہاں اس نے میری ملاقات کئی عرب لڑکیوں سے کروائی تھی۔ شہناز کے لیے دل میں بڑی اپنائیت پیدا ہو گئی تھی، لیکن میں اس اپنائیت کو کسی سستی قسم کی محبت سے تشبیہ نہیں دے سکتا تھا۔ اس کے بارے میں میرے دل میں پرخلوص جذبے پنہاں تھے، لیکن میرے یہی جذبے معصوم شہناز کو لے ڈوبے اور میرے دل پر ایک نہ مٹنے والا زخم پڑ گیا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجیے